A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू एमसीक्यूज। तो ये उसका सेट नंबर 10 है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पर। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे क्लास 6 से लेके क्लास 12 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देख सकते हैं। और जो ये मेरी टेस्ट सीरीज के सेट्स हैं, मैं इन सब के पीडीएफ भी इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। आप उसको रिवीजन पर्पस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। इस सीरीज का फर्स्ट सवाल आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। इस सवाल में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड जॉइंट। इसमें जॉइंट्स के बारे में आपसे पूछा गया और पूछा गया कि कौन सा इसमें से फिक्स्ड जॉइंट नहीं है। तो इसमें आपको कुछ जॉइंट्स दिए गए हैं, रिब केज, बैकबोन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड स्कल। तो स्कल आप जानते हैं, स्कल क्या होता है। स्कल जो होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है, हमारा दिमाग जिसके अंदर रहता है वो है स्कल। रिब केज जो होता है हमारा, रिब्स को क्या कहते हैं, पसलियाँ कहते हैं, जिसके अंदर हमारी लंग्स और हार्ट रहता है। बैकबोन आप जानते हैं, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इससे पूछा गया है, फिक्स नहीं है। वैसे तो ये बहुत ही आसान सवाल है, एनसीईआरटी से बनाया गया है ये सवाल। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसा नाम से पता लग रहा है तो आप इसके नाम से लॉजिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो जॉइंट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर हम पूरी बॉडी को क्लासिफाई करते हैं तो सेट नंबर 1 में मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कितने तरीके के जॉइंट्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। तो हमारी बॉडी में 3 तरीके के जॉइंट्स होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स जिनको हम इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, दूसरे होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और तीसरे होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो पूरी तरीके से फ्रीली मूव किए जा सकते हैं। तो अगर हम फिक्स्ड जॉइंट्स की बात करते हैं तो फिक्स्ड जॉइंट्स हमारी बॉडी में कुछ ही जगह पर होते हैं। पहला होता है हमारी स्कल में, हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करने के लिए फिक्स्ड जॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें क्या होता है, दे आर इमूवेबल होते हैं, बिल्कुल इमूवेबल है, इंटरलॉक होता है। तो इसका एग्जांपल है स्कल। हमारा दिमाग इसके अंदर रहता है, बिल्कुल भी मूव नहीं होगा ये वाला जॉइंट। जॉइंट्स हैं, अलग अलग बोन्स हैं, मैंने आपको डिटेल में सेट 1 में दिया था। बोन्स हैं ये सारी मूवेबल हैं। आपको याद करने हैं बोन के नाम, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ये सारे आपको याद करने हैं उसके नाम। बट हम जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो जॉइंट्स हैं वो फिक्स्ड जॉइंट्स हैं। दे विल नॉट मूव इवन द स्लाइटेस्ट। सेकेंड होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो थोड़ा मूव करते हैं लेकिन पूरी तरीके से मूव नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कौन से जॉइंट होंगे, वो जॉइंट्स होंगे विच आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रैप कॉल्ड लिगामेंट। इनके बीच में लिगामेंट और जुड़े हुए होंगे एंड दे आर जॉइंड बाय प्रोटेक्टिव पैड्स नोन एज कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है। ओके, लिगामेंट और टेंडन में क्या फर्क होता है मैंने आपको अपनी क्लासेस में बताया हुआ है, राइट। ओके, तो इसमें ये कार्टिलेज से प्रोटेक्ट होते हैं। तो इसमें कौन सा जॉइंट आएगा, रिब्स। मूव करती है लेकिन इतना ज्यादा मूव नहीं करती है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट इसमें होगा। तीसरे तरीके के जॉइंट्स हैं जिनको हम प्रॉपर जॉइंट्स कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट होंगे इसके अंदर मोस्टली, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। हिप्स आते हैं, शोल्डर्स आते हैं, नीज आते हैं, ये सारे जॉइंट्स उसमें आते हैं। जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, बॉडी के किस किस पार्ट में होते हैं, ये मैंने आपको दिखाया था। देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे लगा होगा। अब इस जॉइंट्स के भी टाइप होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एलिप्सिडल जॉइंट और पाइवटल जॉइंट यहाँ पर आएगा। ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है। पाइवट जॉइंट आएगा हमारे नेक में यहाँ पर। तो सैडल जॉइंट आएगा हमारी रिस्ट में आएगा। तो ये सारे के सारे जो जॉइंट्स की टाइप थी मैंने आपको सेट 1 में बताए थे। तो आप वहाँ से भी आपने पढ़ लिया होगा अब तक। जो लोग मेरी सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन्होंने ये वाला सवाल का जवाब अभी तक जान लिया होगा। सेकेंड सवाल जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो CDS 2021 में एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इसमें पूछा गया था फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिशन। तो फिशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे। फिशन मतलब फिजन भी बोल रहे हो, फिजन भी बोल रहे हो, जिस तरीके से आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं। फिजन के बारे में पूछा गया है। तो फिजन जो होता है उसके बारे में स्टेटमेंट नंबर 1 दिया गया था, इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय मीन्स ऑफ सेल डिविजन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो ये तो हुई बात बायो की। ओके, बायो में फिजन में हमने क्या पढ़ा था कि एक सेल होती है, एक सेल है जिसमें हमने अमीबा की सेल के बारे में टिपिकली पढ़ा था। तो वो बड़ी होती जाएगी, वो इतनी बड़ी हो जाएगी और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इसको हमने कहा था कि ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, जिसमें कि एक सेल लार्ज होते होते 2 पार्ट्स में टूट गई थी, जिसमें किसी भी सेक्सुअल मोड की रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ी थी। कहने का मतलब ये है इस ऑर्गेनिज्म में कोई मेल और फीमेल एंटिटी अलग अलग नहीं थे। तो ये कैसे करता है, ये एक सेल है, जो सेल जो है 2 पार्ट्स में टूट जाता था। अमीबा हमने इसका एग्जाम्पल लिया था। और इस तरीके का जो फिजन वाला जो मोड ऑफ रिप्रोडक्ट मतलब से जो बढ़ती है सेल्स, वो हमारे बॉडी में भी होती है। ओके,
पहला स्टेटमेंट था कि फिजन जो है उससे सेल जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। सेकेंड स्टेटमेंट था इट इज रिलेटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, ये हैवी न्यूक्लियस को स्मॉलर न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। थर्ड था इट इज रिलेटेड विद क्रिएशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई बाय मीन्स ऑफ कंबाइनिंग टू लाइटर न्यूक्लियाई। अब इसमें दूसरा पूछा गया था। अब आप इसको ये भी देख सकते हैं कि जब केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये एक स्टेटमेंट इस तरीके का दिया गया है, इसमें जो ओवरलैपिंग है, केमिस्ट्री की भी बात हो रही है, इसमें सेल के फिजन की भी बात हो रही है और इसमें न्यूक्लियस के फिजन की भी बात हो रही है, एटम के फिजन की भी बात हो रही है। एटम के लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके के रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, फ्यूजन एंड फिजन। ओके, दो तरीके के रिएक्शंस मैंने आपको बताए हैं, हमने केमिस्ट्री के एनसीईआरटी वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा था। तो इसमें पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्ट, तो करेक्ट कौन सी है? दो बड़ा न्यूक्लियस है वो स्मॉल न्यूक्लियस में टूट जाता है, ये दैट वी नो। इट इज रिलेटेड विद हैवियर न्यूक्लियाई, क्रिएशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई, क्रिएशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई फ्यूजन में होता है ना कि फिजन में। तो इसके दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे 1 और 2। अब हम इसका ये देख लेते हैं। देखो बाइनरी फिजन जो होता है दैट इज फाउंड इन अमीबा, ये अमीबा में होता है। इसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिवाइड हो जाते हैं और उससे ग्रो करते हैं, नंबर में प्रोपोगेट करते हैं। न्यूक्लियर फिजन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक एटम है, कोई भी एक एटम लिया हमने जो कि रेडियो एक्टिव है, उसका स्प्लिट हो गया दो में, ठीक है, रिलीज हुई बहुत सारी एनर्जी, दो एटम्स बन गए। फिर क्या हुआ, ये जो एटम बने थे इनका फर्दर डिवीजन हुआ, दो एटम बन गए, राइट। तो इस तरीके से ये चेन रिएक्शन के फॉर्म में चलता रहता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम न्यूक्लियर फिजन टेक्निक का यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड जो बात इसमें स्टेटमेंट दिया गया था, ये जो गलत स्टेटमेंट था, गलत था फिजन के लिए। स्टेटमेंट था हैवियर न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो जाता है कंबाइनिंग ऑफ टू हायर न्यूक्लियाई, है ना, ये इसमें बात दिया गया था। तो क्या हुआ है, क्या उससे भी हैवी न्यूक्लियस फॉर्म हो सकता है? नहीं, लेकिन फिजन में नहीं होता, वो न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन वो रिएक्शन है जिसमें कि दो लाइटर वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ और एक हैवी न्यूक्लियस बन जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। वो फ्यूजन रिएक्शन है। फ्यूजन रिएक्शन जो होती है वो कहाँ पर हो रही है? फ्यूजन रिएक्शन हो रही है सन के अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है सन के अंदर, हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम बना रहे हैं। फ्यूजन रिएक्शन हम अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, हमने अभी तक इसको एक्सपेरिमेंटली करना शुरू नहीं किया है। करना अगर शुरू किया हो गया तो एज फार एज माय नॉलेज में नहीं है, मतलब नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है। ओके, फ्यूजन क्योंकि अनकंट्रोल्ड एनर्जी उससे रिलीज हो जाएगी, इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी जो कि सन रिलीज कर रहा है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो कि फ्यूजन रिएक्शन है, अभी तक हम उसे कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है। ओके, तो इस पोजीशन में ना होने की वजह से हमने इसको एक्सपेरिमेंट में नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे को सूरज के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके दो स्टेटमेंट ठीक थे। थर्ड सवाल जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है उसमें पूछा जा रहा है वेल, फिश के बारे में पूछा जा रहा है, वेल के बारे में पूछा जा रहा है, स्क्विड के बारे में पूछा जा रहा है और डॉल्फिन। फिश, वेल, स्क्विड एंड डॉल्फिन, विच ऑफ द फॉलोइंग सी एनिमल ब्रीथ थ्रू गिल्स। सबसे पहली इस बात को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि गिल्स से कौन ब्रीथ करता है। गिल्स से ब्रीथ करती है फिश। ओके, तो अब जो फिश लाइक एनिमल होंगे वो ही ब्रीथ करेंगे गिल्स से। जो मैमल्स हैं वो ब्रीथ नहीं करेंगे। तो अब आपको देखना पड़ेगा इसमें से कौन कौन मैमल्स है। तो इसमें से हमने एक्सेप्शन में जानते हैं वेल भी मैमल है और डॉल्फिन भी मैमल है। ये दोनों कौन है? ये मैमल है। तो इसका जवाब है सिर्फ 1 और 3। तो जो मैमल है, मैमल का मतलब ये हुआ है कि भाई वो गिल्स से नहीं ब्रीथ करते। इसीलिए आपने देखा होगा, आपको सी की जो सरफेस होती है ओशंस में अगर आप जाएंगे, कभी आपको मौका मिलेगा अंडमान, पोर्ट ब्लेयर वगैरह जाने का, जो लोग गए भी होंगे तो आपने देखा होगा आपको वहाँ पे डॉल्फिन्स नजर आते हैं। डॉल्फिन ऊपर जंप करते हुए नजर आएंगे आपको। वो कैसे नजर आते हैं? क्योंकि डॉल्फिन मैमल्स हैं, उनको बाहर आना पड़ेगा हवा लेने के लिए, क्योंकि उनके पास गिल्स नहीं है, उनको मॉडिफाइड तरीके से ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है पानी में रहने के बावजूद। सिमिलरली वेल जो होती है हर बार सांस लेने के लिए ऊपर आती है ओशन की सरफेस पे, ताकि उसको ऑक्सीजन मिल पाए, क्योंकि वो फिश नहीं है, वो मैमल है। तो सॉल्यूशन में भी यही दिया गया है, इन एक्वेटिक लाइफ फिश एंड एनी अदर सी एनिमल हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इन द वाटर। देयर आर सम एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन शेप। ओके,
द एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। तो ये जो जितने भी स्क्विड्स, ऑक्टोपस और फिशेज होती हैं, इन सबके पास कौन है? गिल्स है। बट कुछ सी एनिमल्स हैं जैसे कि डॉल्फिन, जैसे व्हेल्स, उनके पास गिल्स नहीं है। क्यों नहीं है गिल्स? क्योंकि ये मैमल्स है। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू देयर नॉस्ट्रिल्स एंड ब्लो होल। इनके ऊपर ब्लो होल बना होता है इनका, तब वो उसके थ्रू आते हैं। देखिए ये तो फिश है, टिपिकल फिश, इसके पास गिल्स है। जो डॉल्फिन होगी उसके यहाँ पे एक ब्लो होल बना हुआ होगा, तो वो उससे ब्रीथ करते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। दे कम आउट ऑफ द सर्फेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। व्हेल्स एंड डॉल्फिन बोथ आर एक्सेप्शंस। वो पानी के अंदर रहते हैं तो वो बिना सांस लिए रह रहे होते हैं उस टाइम पे, लेकिन सांस लेने के लिए उनको सरफेस पे आना ही पड़ेगा। देयर इज नो एस्केप। ओके, सो ये दोनों एक्सेप्शन से आपको रटना पड़ेगा। बॉडी पार्ट देख सकते हैं यहाँ पे, इसका ये ब्लो होल होता है। तो ब्लो होल किस में मिलेगा आपको? डॉल्फिन में भी मिलेगा एंड व्हेल में भी मिलेगा, बिकॉज दोनों के दोनों मैमल्स है। और मैमल्स कौन होते हैं? वो जो एग्स ले नहीं करते, जिनके यंग वंस होते हैं, जो यंग वंस को देते हैं, एग्स नहीं देते हैं, वो होते हैं मैमल्स। और कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं जैसे कि फिश एंड डॉल्फिन एंड व्हेल, वो पानी में रहते हैं, तो हम उनको फिश समझ सकते हैं, लेकिन वो फिश नहीं है, वो मैमल्स हैं। राइट। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया सवाल है। उसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बताइए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस है जिसको हम यूज करते हैं, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? क्या वो हेक्सेन है, पेंटेन है, ब्यूटेन है, मीथेन है, कौन है? अच्छा, ये सारे सवाल अभी तक एनसीईआरटी से आ रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज द 4th क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके, कौन है इसके अंदर? तो ये मैंने आपको एनसीईआरटी सीरीज में बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो उसके अंदर हम फैक्चुअल क्वेश्चन है ब्यूटेन, उसके अंदर आपको मिलेगा। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है? ऑटो गैस भी बोलते हैं इसको हम। इसके अंदर मेनली प्रोपेन है, ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है। तो इसके अंदर क्या दिया गया था? ब्यूटेन। बाकी का कंफ्यूज करने के लिए हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन और मीथेन दिया गया था। मीथेन होता है CH4, राइट। मीथेन नहीं है, तो इसके अंदर कौन है? इसके अंदर ब्यूटेन है। और क्या क्या हो सकता है? अगली बार सवाल इस तरीके से हो सकता है कि एलपीजी के अंदर क्या क्या हो सकता है? प्रोपेन, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, तो ये सब हो सकता है, उस सब का मिक्सचर है ये। लेकिन इसके अंदर हेक्सेन नहीं होगा, इसके अंदर मीथेन नहीं होगा, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का मिक्सचर है ये। इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ को प्रोडक्ट ऑफ, किसके साथ निकलता है ये? ऑयल रिफाइनिंग के टाइम पे ये को प्रोडक्ट की तरह निकलता है। तो एलपीजी जो है डिनोट एज जस्ट प्रोपेन और ब्यूटेन आर बोथ इन्फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन गैसेज एंड यूज एज अ फ्यूल। दोनों इन्फ्लेमेबल होने की वजह से फ्यूल यूज होता है। मोस्ट कंट्रीज में हैव ईदर 100% प्रोपेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में। एंड एलपीजी जो गैस होती है वो मिक्सचर है 60-40 प्रोपेन ब्यूटेन का। न्यूजीलैंड, बेल्जियम में। इंडिया के अंदर क्या है? एलपीजी जो है वो 35-65 का मिक्सचर है प्रोपेन ब्यूटेन का। तो प्रोपेन, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन रट लो। ये एक्सप्लेनेशन आपको रटना ही है। ये सवाल जो है एलपीजी, सीएनजी, ये सारा जो है बहुत फेवरेट सवाल है स्टेट पीसीएस एग्जाम के और सीडीएस एग्जाम, यूपीएससी के द्वारा ले जाने वाले असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, इन सब एग्जाम्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछते हैं घुमा फिरा के, कभी सीएनजी से कभी एलपीजी से सवाल घुमा घुमा के पूछते रहते हैं, कभी इसकी कॉम्पोजिशन। ये भी आपको याद होना चाहिए। इंडिया के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन का कॉम्बिनेशन है 35-65। मतलब इतना रटने की जरूरत नहीं है, 30-60 का रेशो रट लो। 100% प्रोपेन कौन यूज कर रहा है? 100% प्रोपेन ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस यूज कर रहा है, राइट। फिर हम बात करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? इसको हम फॉसिल गैस भी बोलते हैं। इज ए नेचुरली अक्रिंग हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर मीथेन होता है। तो मीथेन किस में है? नेचुरल गैस में है। ओके, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, उसके अंदर मीथेन होगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो पेट्रोलियम के साथ में निकल रही है, उसके अंदर प्रोपेन एंड ब्यूटेन होगा। ये बात आपको अपने हेड में स्टिक कर लेनी है अच्छी तरीके से। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन यू कैन रीड इट हियर। ओके, फिर CNG और LPG के बीच में डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। CNG जो है वो नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फ्यूल है, ये सोर्स कहाँ पे होता है? व्हीकल के लिए, ये ऑटोमोबाइल के लिए यूज हो रहा है। हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, लोअर है, ये सारा आप इसके अंदर से पढ़ लेना, राइट। नेक्स्ट जो है, अच्छा अब इसमें बताया गया, अब ये पेंटेन और हेक्सेन जो दिया गया था वो क्या है, ये भी आपको इसमें दिया गया है। पेंटेन क्या होता है? पेंटेन जो है वो एक वॉलेटाइल कलरलेस लिक्विड है जो कैरेक्टराइज गैसोलिन लाइक ऑर्डर होती है इसका प्राइमरीली पेंटेन का यूज होता है ब्लोइंग एजेंट में, विच इज देन यूज टू क्रिएट अ फॉर्म नोन एज पॉलीस्टाइरीन।
ओके, ब्लोइंग एजेंट की तरह पहले यूज होता था। हेक्सेन जो है, हेक्सेन भी सॉल्वेंट है, इसको टू एक्सट्रैक्ट एडिबल ऑयल्स फ्रॉम सीड्स एंड वेजिटेबल्स, इसका यूज ये होता है पेंटेन एंड हेक्सेन का। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है H1N1 वायरस के बारे में। तो H1N1 वायरस के बारे में सवाल पूछा गया है कि जो H1N1 वायरस है इट्स कॉल्ड स्वाइन फ्लू, इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, इट इज मेनली इम्पैक्ट द नोज, थ्रोट एंड लंग्स। अब इसमें से आपको सही बताना है। देखिए, नोज, थ्रोट एंड लंग्स को वायरल डिजीज है इतना तो आप कोरिलेट करके बता दोगे, ये तो ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्वाइन फ्लू, ये भी आप बता दोगे। अब आपको सेकेंड स्टेटमेंट में गड़बड़ लगेगा कि इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर। अगर आपने मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं जिसमें मैं वायरल इन्फेक्शंस के बारे में बताती हूँ या इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में बताती हूँ, तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड, यहाँ पे लिखा था कैन नॉट बी, तो कैन नॉट कैसे हो सकता है भाई, इट कैन बी ट्रांसमिटेड होगा। बाकी सारे सवाल सही हैं। तो H1N1 जो फ्लू है ये स्वाइन फ्लू इसको कहा जाता है। कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में आया, अब इसलिए कम चर्चा में होता है, सिर्फ तभी तभी आता है जब इसके बारे में इसके केसेस आपके सामने आना शुरू होते हैं। हर साल हमें इसके केसेस आते हैं। इसको हम H1N1 स्ट्रेन है, अलग अलग तरीके के स्ट्रेन होते हैं वायरस के, तो H1N1 जो स्ट्रेन है वो कॉज करता है स्वाइन फ्लू। इसको स्वाइन फ्लू क्यों कहा जा रहा है? स्वाइन फ्लू देखो मेनली आप ये समझ लीजिए, बेसिकली जो बैक्टीरिया जो एयरबॉर्न डिजीजेस की वजह से फैलेंगे ना, इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगा लिया करो, मतलब इतना रटने की भी जरूरत नहीं है। दिमाग इसलिए लगाया करो कि जो आपकी एयरबॉर्न डिजीजेस से फैलेंगे तो सबसे पहले आपकी नोज में जाएंगे, थ्रोट में जाएंगे, तो आपके लंग्स में चला जाएगा। तो लंग्स में चला जाएगा तो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होगी, खांसी आएगी, कफिंग होगी, ये सारी चीजें आपको होंगी। तो इतना तो कोरिलेशन कर लिया करो, ओके। तो H1N1 की बात हो रही है, तो H1N1 क्या है? सीजनल फ्लू है। सिम्टम्स ऑफ H1N1 फ्लू आर सेम दैट ऑफ सीजनल फ्लू। ये जितने भी फ्लू हैं, कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू, वायरल फीवर और तरीके के सार्स इन्फेक्शन, इन सब के सिम्टम्स एक जैसे हैं। सब में छींकें आएंगी, खांसी आएंगी, बुखार होएगा, नोज रनिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सब के अंदर, लेकिन उनकी सिवियरिटी अलग अलग होती है। कुछ में इतनी डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो जाएगी कि पेशेंट कैन डाई, ओके। 2009 में साइंटिस्ट ने इस फ्लू के स्ट्रेन का पता लगाया था। तो ये कैसे हो रहा है? विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वायरस फ्रॉम पिग्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। तो पिग्स, बर्ड्स और ह्यूमन सब में फैल रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? जूनोटिक कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, ये जूनोटिक है। एनिमल से भी ह्यूमन में फैल सकता है एंड वाइस वर्सा। तो ये जो वायरस है इन्फेक्ट द सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ योर नोज, थ्रोट एंड लंग। ये मैंने आपको बता दिया, सिम्टम्स आपको मैंने बता दिए। फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल है इंजेक्शन के फॉर्म में और नेजल स्प्रे के फॉर्म में है। फ्लू वैक्सीनेशन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन 2021 फ्लू सीजन बिकॉज फ्लू ऑफ कोरोना वायरस भी था। तो इसलिए कम से कम एक वायरस से तो बच जाओ। तो एवियन इन्फ्लुएंजा का ये चार्ट दिखाया गया है, इससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। वायरस जो होता है वो बर्ड में फैल जाता है, बर्ड ने इसको पिग को फैला दिया, पिग के कांटेक्ट में ह्यूमन आया, उसको भी हो गया, ब्रीथ किया द पैथोजन में, मिक्स टू क्रिएट अ न्यू वायरल स्ट्रेन। पोल्ट्री वाली जगह पर रहते हैं उनमें भी फैल जाएगा, उससे चिकन को हो जाएगा, उसके पास में आप जाओगे तो आपको भी हो सकता है। मतलब जूनोटिक है, बर्ड को हुआ तो पिग को भी हो सकता है, पिग के साथ में ह्यूमन गया उसको भी हो सकता है, बर्ड के पास में ह्यूमन गया उसको भी हो सकता है, बर्ड से दूसरे बर्ड्स को भी हो सकता है। तो इस तरीके से यह इन्फेक्शन फैलता है। और अगर आप बर्ड के डिजीजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके कुछ कॉमन नाम है, सिटाकोसिस है, साल्मोनेलोसिस है, ये एवियन इन्फ्लुएंजा है, ये सारे आप पढ़ सकते हैं फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 6, ये यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम में पूछा गया है 2021 में, लेटेस्ट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? ये आपसे पूछा गया है सवाल कि कौन सा रिन्यूएबल नहीं है। रिन्यूएबल है, कौन सा नहीं है? कौन कौन से हैं रिन्यूएबल? सोलर है, विंड है, न्यूक्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, कौन सा नहीं है? कितना आसान सवाल, बहुत बच्चों वाला सवाल। सोलर एनर्जी आपको लगातार मिल रही है, हवा चल रही है, पानी मिल रहा है, तो तीनों तो रिन्यूएबल हो गए। न्यूक्लियर फ्यूल ही है जो कि रिन्यूएबल नहीं है, तभी तो लड़ाई होती रहती है, हम ईरान को नहीं देंगे, ईरान के यहाँ पे जाके चेक कर रहे हैं वो क्या कर रहा है। साथ में डर ये भी होता है कि भाई आपने न्यूक्लियर फ्यूल से कहीं आप मिसाइल्स तो नहीं बना रहे, आप कह रहे हो कि हम उसको एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं, हो सकता है बैठ के चुपके चुपके मिसाइल बना रहे हो, मिसाइल अगर आपने बना दी तो फिर आसपास के कंट्रीज पे फेंक दोगे आप, तो ये सारा का सारा उसमें डर होता है। तो इसलिए कंट्रीज जो है वो रेगुलेट करती हैं, मतलब वर्ल्ड ओवर एक रेगुलेशन है, ट्रीटी है जो कि रेगुलेट करती है किसके पास कौन से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया हुआ है, एनएसजी। जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप होगा वो उसी के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स भी रहेंगे और वो सप्लाई करता है। जैसे कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं इस डर के कारण कि कहीं वो, उसके पास टेक्नोलॉजी तो बहुत हाई है,
कि कहीं वो मिसाइल ना बना ले। बनाता है नहीं बनाता, दैट इज़ अगेन अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक जिसको हम पॉलिटी में पढ़ेंगे कि वो क्या कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरीके से अफेक्ट होते हैं इन सब बातों से। वो हम जो है, अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम साइंस पे फोकस करेंगे। जब हम पॉलिटी कभी पढ़ना शुरू करेंगे या मैं आपको कभी पॉलिटी के या इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक लूंगी तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से ये अफेक्ट होती हैं चीज़ें। ओके, कम बैक टू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जो कि हम रिप्लेस कर रहे हैं बार बार, नॉन रिन्यूएबल जो है वो खत्म हो जाएंगे, रिसाइकल हो सकते हैं। बच्चों वाले डिफरेंसेस हैं, पढ़ लो आप। बच्चों वाले नहीं है इसलिए बच्चों वाले हैं क्योंकि बच्चों की एनसीईआरटी से ही हमने इसको पिक किया है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या डिफरेंसेस, मतलब कौन कौन से होते हैं, ये आप देख लीजिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 जो है आपके सामने आ रहा है रिगार्डिंग द ट्यूबरक्लोसिस। टीबी के बारे में आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि टीबी जो है वो अफेक्ट करता है लंग्स एज वेल एज अदर ऑर्गन्स। म्यूटेशन इज बेसिक करेक्टर ऑफ टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया। और थर्ड है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट इज रिलीज बाय WHO। अब देखो इस तरीके के सवालों में क्या होता है ना, एक तो वो आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, ये यूपीएससी लेवल सवाल। एक तो आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया के बारे में कि भाई वो क्या करता है, किसको अफेक्ट करता है, किसको नहीं करता। सेकंड, आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि आप जनरल नॉलेज और भी रखते हो, करंट के बारे में जानते हो कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट कौन रिलीज कर रहा है। तो ये वाले सवाल इस तरीके के होते हैं, इसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें आपसे 3 स्टेटमेंट पूछी गई हैं। अब जिसको पता है कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट कौन निकालता है वो तो बता पाएगा। तो भैया 3 जो है, अगर आपको पता है, कुछ लोगों को पता होगा लेकिन तीनों तो सब में है, 3 तो ओके। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट WHO निकालता है, ये आपने कहीं ना कहीं पर जरूर पढ़ा होगा। अब बात है कि टीबी जो है लंग के सिवा किसी ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो आपने कॉमन सेंस से आप जान सकते हैं कि जो टीबी होती है वो बाकी के ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है। तो 1 भी राइट है, तो 1 भी राइट है और 3 भी राइट है। तो 1 3 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, ये 2 तो एलिमिनेट हो गए। अब दूसरा है कि म्यूटेशन इज द बेसिक करेक्टर ऑफ टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया और नॉट। इसमें से आपको पता लगाना होता है। तो हम पहले बात करेंगे कि म्यूटेशन जो है वो कैसे होती है। देखो पहले तो आप समझ लो, इसका जवाब जो था म्यूटेशन टीबी के बैक्टीरिया का काम नहीं होता। म्यूटेशन कैसे होती है? म्यूटेशन होती है जब एक वायरस दूसरे जगह पर फैलता है, वो उसकी मशीनरी को यूज करता है, या फिर धीरे धीरे म्यूटेशन होती है। तो वायरस का मेन कैरेक्टर होता है म्यूटेशन, ये आप समझ लो। वो तेजी से म्यूटेट होते हैं, बैक्टीरिया उतनी तेजी से म्यूटेट नहीं होते, क्योंकि बैक्टीरिया जो है अपने आप से डिवीजन कर रहे हैं, वायरस जो है किसी और की मशीनरी को यूज कर रहा है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरीके से फैलता है। हाँ, टीबी का बैक्टीरिया रेजिस्टेंस जरूर हो जाता है ड्रग से, वो ताकतवर बन जाता है, लेकिन इतनी तेजी से म्यूटेट नहीं करता जितनी तेजी से वायरस म्यूटेट करता है। तो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है पोटेंशियली सीरियस बैक्टीरियल डिजीज है, बहुत सीरियस डिजीज है, कॉमन है लेकिन खतरनाक बहुत है। अब इतनी कॉमन है तो हम इसको सीरियस नहीं मानते, बट हमने स्टार्टिंग में कोरोना को सीरियस मान रहे थे, अब तो हम कोरोना को सीरियस नहीं मानते, खतरनाक तो है। तो टीबी का भी यही हाल हो चुका है, टीबी है बहुत खतरनाक लेकिन लोग उसको सीरियसली लेते नहीं है। तो ये लंग्स को अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी को अफेक्ट करता है, बिल्कुल। लंग्स क्या, इंटेस्टाइन को भी अफेक्ट कर देता है। कैसे फैल रहा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैल रहा है, बैक्टीरिया है ये एक तरीके का। स्प्रेड कैसे हो रहा है? कफिंग स्नीजिंग से, लंग्स में रिजाइड करता है। जो बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाते हैं जो ट्यूबरक्लोसिस, उनके पेशेंट्स, उनको कई बार तो सिम्टम्स नहीं आते हैं स्टार्टिंग में, एंड यूजुअली इंक्लूड अ कफ वाला सिम्टम पहले आना शुरू होता है, फिर वेट लॉस वगैरह होता है, तब जाके पेशेंट डायग्नोसिस करवाता है। तो इसका ट्रीटमेंट है मल्टीपल एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है, तो वो दी जाती है। तो इंडिया में जो टीबी का बर्डन है वो हाईएस्ट है वर्ल्ड में, फॉलोड बाय इंडोनेशिया एंड चाइना। ये भी आपको पता होना चाहिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है टीबी के पूरे वर्ल्ड ओवर में इंडिया में से रिपोर्ट किए जाते हैं, इंडिया में हैं एक्चुअली। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो है वो WHO देता है। अगेन मल्टी ड्रग जो डेफिनेशन की अगर हम तो MDR टीबी होता है, कॉज्ड बाय स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दैट इज रेजिस्टेंस इन विट्रो टू दीज मेडिसिन्स। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या होता है? जिसमें कि जो ये ड्रग से रेजिस्टेंट हो गया उसको हम एक्सटेंसिव जो थेरेपी देते हैं, फ्लोरोक्विनोन्स पे उसको रखा जाता है, तो तब उसको दी जाती है, मतलब ये एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया। मोनोरेजिस्टेंट टीबी है जो कॉज्ड बाय स्ट्रेन ऑफ एम ट्यूबरक्लोसिस दैट आर रेजिस्टेंट टू जस्ट वन ड्रग, ये बहुत सारी ड्रग से रेजिस्टेंट हो गया। पॉली रेजिस्टेंट स्ट्रेन है कॉज्ड बाय स्ट्रेन
मोर देन वन ड्रग बट नॉट आइसोनाइजिड एंड रिफेम्पिसिन टुगेदर। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतना टर्मिनोलॉजी बस इतनी जान लो। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी वो होता है जो बहुत सारी ड्रग से रेजिस्टेंट हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता इसलिए कि भाई आप जो है स्मॉल डोजेज में किसी को दे दोगे। आप ऐसा ही मान लो, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया, आप अपने बारे में ही मान लो। मान लीजिए आपको ओके बड़ा छोटा सा, मतलब एक थोड़ा फनी एग्जांपल ले रही हूँ। मान लीजिए आप छोटे थे, ओके, आपके टीचर ने आपने कुछ गलत काम किया तो एक बार आपके ऊपर थोड़ा सा चिल्ला दिया, छोटे क्लास में आपके ऊपर थोड़ा सा चिल्ला दिया, हल्का सा, कि तेरी पिटाई होगी, ऐसा बोल दिया। तो उस लाइन से पहली बार आप जरूर डरे थे, लेकिन फिर जैसे वो रोज बोलता है अब आपकी पिटाई होगी अगर आपने अच्छी राइटिंग नहीं लिखी, फिर बोला आपकी पिटाई होगी, रोज एक लाइन बोलता है आपकी पिटाई होगी, आपकी पिटाई होगी, तो आप क्या करते हो? रेजिस्टेंट। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस लाइन से, पिटाई होगी नहीं होगी कुछ नहीं आपको पता, हो भी जाए तो भी आपको कुछ पता नहीं है, तो आप क्या है? रेजिस्टेंट हो जाते हो, आपके ऊपर वो लाइन बिल्कुल असर नहीं करती है। ओके, सेम ऐसा ही होता है। एक तरीके की ड्रग अगर आपने स्मॉल डोजेस में दी, अगर आपके टीचर ने ये बोला होता आपकी पिटाई होगी और आपकी पिटाई हो गई होती, तो फिर वो आप उस लाइन से रेजिस्टेंट नहीं होते। आपको पता रहता कि पिटाई होगी, बोला गया था और हो गई है, तो आपको पता रहता। लेकिन ऐसा ही ड्रग रेजिस्टेंस में होता है कि आपको थोड़ी सी डोज दे दी, हल्की सी, और आपने बीच में छोड़ दिया उस दवाई को, तो वो जो बैक्टीरिया है वो उससे रेजिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसे फुल डोज नहीं मिला। फुल डोज उसको किल कर सकता था, लेकिन फुल डोज नहीं आया, बहुत 20% डोज आया थोड़ा सा, और फिर चला गया, तो उस बैक्टीरिया ने उसको टॉलरेट करके स्ट्रांग बन गया। सो इट इज़ लाइक दैट। इसी तरीके से, बहुत ही क्रूड तरीके से समझाया है मैंने आपको, इसी तरीके से रेजिस्टेंट डेवलप होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जिसमें कि यूपीपीसीएस के 2021 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही आसान सवाल, जिसमें कि एनसीईआरटी से सीधा सवाल लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही से मैच नहीं किया गया? एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोल, कैल्शियम फॉस्फेट। सावरिंग ऑफ मिल्क, नाइट्रिक एसिड। एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एनसीईआरटी का सवाल है, एकदम सिंपल सवाल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस। एसिटिक एसिड प्रेजेंट है विनेगर में, यस। बोन्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट है, यस। सॉरिंग ऑफ मिल्क, नाइट्रिक एसिड कहाँ से आ गया? गलत, एकदम गलत, यही गलत है। हमने एनसीईआरटी में बार बार पढ़ा है कि जो सावरिंग ऑफ मिल्क है वो किससे होगा? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड होता है प्रेजेंट, वो करता है। तो एसिटिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है? विनेगर में। वो हमने एनसीईआरटी में बड़ा बहुत बार रिपीट कर करके दिया गया है। मैंने आपको चार्ट बना के भी एनसीईआरटी सीरीज में दिए हैं कि आपको ये रट लेने हैं। एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन से। हमेशा फर्मेंटेशन जब इन्वॉल्व होगा और ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होगा तो वहां पे एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो विनेगर का फॉर्मेशन कैसे होता है? सिरके को फॉर्म कैसे करते हैं? उसमें फर्मेंटेशन किया जाता है, तो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होगा। बोन्स जो होती है उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कोलेजन प्रेजेंट होता है। बोन की कॉम्पोजिशन हमने पढ़ी थी, तो बोन के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है, एकदम सही है। मिल्क जो सावर हो जाता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, उसमें लैक्टोज बन जाता है। तो कुछ जो बैक्टीरिया है एक्ट ऑन शुगर एंड कन्वर्ट इट इनटू एसिड, हैंस द फिनोमेना इज नोन एज एसिडिफिकेशन। और इसमें क्या करता है? सावर और टार टेस्ट देता है। सावरिंग ऑफ मिल्क इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस दैट कन्वर्ट्स लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। तो ये जो है लैक्टिक एसिड के वजह से हो रहा है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता है आपको, अच्छे से मालूम है ये। तो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। अगला सवाल जो है आपके सामने स्क्रीन पर है वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती थी? हमने क्लास 7 आई गेस 7 की एनसीईआरटी में पढ़ा था, ठीक है, अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था। वर्मी कंपोस्ट के अंदर वर्म्स को यूज किया जा रहा है। तो वर्मी कंपोस्ट, वेरियस स्पीशीज ऑफ वर्म्स कैन बी यूज फॉर पर्पज ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, एकदम सही। वर्मी कंपोस्टिंग उसको कह ही इसलिए रहते हैं, उसमें हम वर्म्स को यूज कर रहे थे, अर्थ वर्म्स को और अलग अलग वर्म्स को। वर्मीकम्पोस्ट लीड्स टू द रिड्यूस लेवल ऑफ कंटामिनेंट्स इन द मैटर, एकदम करेक्ट, वो उसको खत्म कर देते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सुएज। सुएज का ट्रीटमेंट करते थे इससे, याद करो। जो मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं आप सबको तो पता होगा इसका आंसर, राइट। तो हम वर्मी कंपोस्टिंग में क्या कर रहे थे? हमने एक पिट बना लिया था। वर्मी कंपोस्टिंग तो प्रोसेस था जिसके अंदर वर्म्स को यूज किया जा रहा था। सबसे पहली बात, ये ह्यूमस लाइक मटेरियल जो होता है वर्मिंग, उसको कंपोस्टिंग में कर देते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या करते हैं? गेन पॉपुलैरिटी इन बोथ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक, दोनों जगह पे पॉपुलैरिटी है इसकी। वेरियस स्पीशीज ऑफ वर्म्स आर यूज्ड, रैग विगलर वर्म, वाइट वर्म्स, अर्थ वर्म्स, ये सब यूज किए जाते हैं। वर्मी कास्ट जो होता है कॉल्ड वर्म कास्टिंग,
वर्मी कंपोस्ट कंटेन्स वाटर soluble nutrients and it's excellent in nutrient rich. वर्मी कंपोस्टिंग कैन ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सुएज, क्योंकि सुएज के बाद जो स्लज निकलता है जो नीचे, उसका हम क्या करते हैं, वर्मी फिल्ट्रेशन करके उसकी वर्मी कंपोस्टिंग भी करते हैं, राइट। तो ये आप ये देख सकते हैं, कलेक्शन किया जा रहा है अर्थवॉर्म कास्टिंग। अर्थवॉर्म कैन बी कलेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग अर्थवॉर्म कास्टिंग। वर्मी बेड बना दिया, वर्म कंपोस्ट पिट बना दिया यहाँ पे, फिर वर्मी कंपोस्ट का ढेर लगा दिया, उसको ढक दिया, पैकेजिंग एंड लेबलिंग कर दिया, और वर्मी कंपोस्ट जो है कमर्शियल स्केल पे यूज़ किया जाता है। इस चैप्टर के हो हमने क्लास 7 NCERT में पढ़ा था, वहाँ से भी आप चाहें तो डिटेल देख सकते हैं। फिर इस वाले चार्ट में आपको दिया गया ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग और वर्म कंपोस्ट के अंदर डिफरेंस क्या है, तो ये भी आप इस वाले चार्ट से बिल्कुल पढ़ सकते हैं एट द टाइम ऑफ योर रिविजन। लास्ट सवाल इस सेट का है जो UPSC CDS एग्जाम 21 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अगेन NCERT का एकदम आसान सवाल, इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन है, ओके। प्लास्टिक शीट इलेक्ट्रिक कंडक्टर है? नहीं भाई, तो बच्चे बच्चे को समझ में आता है। डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिक कंडक्टर है? वूलन थिन शीट्स इलेक्ट्रिक कंडक्टर है? ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ओके। थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, सोचिए। तो देखिए, अब एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर को होने के लिए सब्सटेंस जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसे हम कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है वेरी लो। दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जनरली मेटल ये सब होते हैं। इंसुलेटर इसके ऑपोजिट हो गए। बट बात हो रही है डिस्टिल वाटर क्यों नहीं है कंडक्टर, तो देर आर नो इम्प्योरिटीज, देर आर नो आयंस, देर आर ओनली न्यूट्रल, नो चार्ज water molecules, and these water molecules do not have charge, so distilled water does not conduct electricity, क्योंकि उसके अंदर कोई impurity ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो distilled water has all of the minerals removed which is make its insulator rather than a conductor। तो distilled water rule out हो गया। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, क्यों है वो कंडक्टर? 70% इलेक्ट्रिसिटी वाटर है, सॉरी। तो इट इज मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स कंटेनिंग वेरियस आयंस। तो पोटेशियम क्लोराइड सारे आयंस हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट कर देती है, तो इसलिए ये गुड कंडक्टर है। वूल क्या है? वूल है बैड कंडक्टर। तो दिस वाज इट। ये इसका सेट नंबर हमारी MCQ सीरीज का सेट नंबर 10 था। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा सवालों को सॉल्व करके। बहुत सारे सवाल जो थे वो NCERT बेस्ड सवाल ही थे। कुछ कुछ सवाल थोड़े से एक आधे स्टेटमेंट इधर उधर से आ सकते हैं, बट अगर आपको NCERT पढ़ रहे हो तो आपके साइंस से जुड़े हुए 80 से 90% सवालों को आप करेक्टली मार्क करके आ सकते हो अपने किसी भी एग्जाम में। रेस्ट ऑफ द 15-20% जो सवाल होते हैं वो साइंस सेक्शन से, करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, तो उनको भी अगर आपने पढ़ लिया है करंट अफेयर्स से कोरिलेट करके, आप उन सवालों को भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। आई होप you are enjoying this series and you will be able to solve the questions related to this series only. So, पढ़ते रहिए and best of luck for your preparation.